हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल कौशल राणा में। आज हम बात करेंगे रेल संचालन से जुड़े एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉग का मौसम आने वाला है, तो रेल संचालन में कुछ नियम या कुछ अतिरिक्त सतर्कता रखी जाती है। आज हम उन सभी पर बात करेंगे। उन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री गिरीश कुमार निम जी, ट्रेन मैनेजर काउंसलर मुरादाबाद। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गिरीश भाई, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जैसे ये धुंध कोहरे की बात अब रेल पर संचालन में शुरू हुई, जी। तो धुंध या कोहरे में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत क्यों पड़ती है? धुंध कोहरे का मौसम में सबको पता है कि जैसे कि जब कोहरा आता है तो हमारी विजुअलिटी कम हो जाती है। अच्छा। विजुअलिटी कम होने के कारण जो रेल संचालन में जो सिग्नल की व्यवस्था की गई है वो दिखने में दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग में फर्क पड़ता है और ड्राइवर को पर्याप्त दूरी नहीं मिल पाती ब्रेकिंग करने के लिए। इसलिए नए नियम और कुछ अलग चेंजेस किए जाते हैं कोहरे के मौसम में। अच्छा, ये इसमें मेरा सवाल ये है कि धुंध और कोहरे की चर्चा तो हो गई, लेकिन एज ए प्रशासन आपको कंफर्म सूचना होनी चाहिए। तो रेल कर्मचारियों को धुंध या कोहरे की सूचना का क्या माध्यम है या कोई तकनीक है, वो किस तरीके से कंफर्म करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कौशल जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि धुंध कोहरा आ गया है या प्रभावित कर रहा है। तो उसके लिए रेल में कोई ऐसी मीटर नहीं है कि धुंध कोहरे को पहचाना जा सके कि कितना हो गया है। उसके लिए एक व्यवस्था की गई है वीटीओ की, वीडियो। विजुअलिटी ऑब्जेक्ट, विजुअलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है कि हम किसी सिग्नल को चुन लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में और उसे देखने की दूरी 180 मीटर होती है। अगर वो 180 मीटर से दिख रहा है तो ये मान लिया जाता है कि अभी कोहरा नहीं है, और 180 मीटर से वो नहीं दिखती, सिग्नल नहीं दिखता है, तो उसको ये मान लिया जाता है कि कोहरा चालू हो गया है, जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर कंट्रोल को देता है कि अब जो है कोहरे का प्रभाव स्टेशन पे शुरू हो गया है। उसको बार बार 180 मीटर ना नापना पड़े, इसलिए परमानेंटली एक गोला बना दिया जाता है 180 मीटर दूरी पे और उसमें वीटीओ लिख दिया जाता है। वहीं खड़े होकर उस सिग्नल को देखा जाता है। अच्छा, स्टेशन को जो वो एक गोला होता है वीडियो, वो इसीलिए होता है, इस तकनीक का यूज करने जी। का। अच्छा, यानी कि जो इनिशियल स्टेज है कंफर्म करने का, वो स्टेशन मास्टर से शुरू होगा। स्टेशन मास्टर को अगर 180 मीटर दूर वो सिग्नल नहीं दिखता, तब स्टेशन मास्टर क्या कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले तो स्टेशन मास्टर कंट्रोल को बता देगा कि इस तरीके की कोहरे का सीजन हो गया है और कोहरा प्रभावित कर रहा है सिग्नल को। और वो सिग्नल की दूरी के लिए फॉग मैन एक होता है जो पटाखा लगाता है। एक पटाखा व्यवस्था होती है रेल में। अच्छा। पटाखा लाइन पे लगाया जाता है और जब उसके ऊपर से एक इतना वजन का इंजन निकलता है तो वो फूटता है, और जब वो फूटता है तो लोको पायलट को पता चल जाता है कि मेरे यहाँ से आगे कोई सिग्नल आने वाला है। तो इसके लिए स्टेशन मास्टर फॉगमैन को पटाखे लेके भेजता है और वो प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर दूरी पे दो पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पे लगाता है। और उस पटाखे के फटने से उस सिग्नल मैन को कोई चोट ना लगे, कोई क्षति ना हो, इसलिए वो उस पटाखे से 45 मीटर दूर जाके सुरक्षित खड़ा हो जाता है। यानी एक आसान सी प्रक्रिया, स्टेशन में जब एंटर करेंगे उससे पहले प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर पहले पटाखा लगाया जाएगा। जी। लेकिन आजकल हम बात करें तो वर्तमान में हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं देती, तो क्या पटाखों का प्रयोग बंद हो गया, कोई नियम में चेंज हुआ, या कोई और तकनीक ऐसी आई पटाखों के रिप्लेस करने के लिए? हाँ, आजकल जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल पटाखों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। पहले जो लोग लाइनों के किनारे रहते थे, उन्हें जाड़ों में, कोहरे के मौसम में पटाखों की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी कर दी गई हैं रेल के द्वारा कि जहाँ पे पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। तो वो कुछ जगह हैं, जैसे कि हमारा जहाँ विजिबिलिटी इस तरीके की हो जाती है कोहरे वाली, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने तो अच्छा, ऐसे एफएसडी दी हुई है। ऐसे क्या नियम है कि जहां पटाखे नहीं लगाने, उसके लिए नियमावली बनाई रेल प्रशासन? नियम भी बनाई गई है कि जहाँ एफएसडी इंजनों में दी गई है। एफएसडी एक ऐसी व्यवस्था है जो इंजन में बैठे बैठे सिग्नल की दूरी बताती रहती है कि अब कौन सा सिग्नल आ रहा है और कितनी दूरी पर है। यानी लोको पायलट को ये पता होगा कि अगला सिग्नल इतने मीटर दूरी पर है। हाँ, इसीलिए उसे 270 मीटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे ज्यादा रेंज से पता चल जाए तो फिर 270 मीटर से हाँ, पहले अलर्ट होने की कोई अलर्ट। जरूरत नहीं। हाँ जी। दूसरा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था जहाँ पर है वहां भी पटाखा लगाने की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उससे पहले के सिग्नल उसे वार्निंग देते रहते हैं
कि जहाँ गाड़ी खड़ी है उससे पीछे वाला लाल होगा, उससे पीछे वाला पीला होगा, एक पीला, दो पीले और पीछे ग्रीन। दो पीले होंगे, उससे अच्छा, पीछे ग्रीन होगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में पटाखे नहीं लगाए नहीं जाते। लगाए जाते, या फिर हम ये कह देते हैं कि जहाँ स्पीड हमारी रिस्ट्रिक्ट है, कम है जिस सेक्शन की, वहाँ पटाखे की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम स्पीड से वो आराम से सिग्नल पे गाड़ी को रोक सकता है। कम स्पीड का मतलब यहाँ क्या है? कम स्पीड का मतलब यह है कि जहाँ जिस ब्लॉक सेक्शन में 50 से कम स्पीड है, यानी हम कह सकते हैं कि सेक्शनल स्पीड अगर 50 से कम है ब्लॉक सेक्शन की, हाँ, तो वहाँ पटाखों का प्रयोग नहीं मुरादाबाद होगा। डिवीजन को हम ले लें तो यहाँ मैक्सिमम जो स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर की है ब्लॉक सेक्शन की। अगर किसी सेक्शन की स्पीड 50 से कम है तो वहाँ सिग्नल पे पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। एक जो है ये भी है कि जैसे हम प्रथम रोग सिग्नल पे लगाते हैं, क्या हम डिपार्चर सिग्नल पे भी पटाखा लगाना चाहिए? तो वहाँ डिपार्चर सिग्नल पे पटाखा लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कह सकते हैं कि स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पटाखा लगाना, जाते समय नहीं लगाना। हाँ, जाने वाली के लिए नहीं लगाना है। और इसी के साथ साथ कहीं गेट है तो गेट पे भी हमें पटाखा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस गेट को भी कई कंडीशनों में लाल की हालत में पास करते हैं और गेट पे जाके गेट का बंद होना सुनिश्चित करते हैं। उसका विसिल कोड वो उस तरीके से, इसीलिए वहां पे भी पटाखा लगाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसी तरीके से कोई यार्ड है, यार्ड की स्पीड भी अगर 15 से कम है जी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है, क्योंकि इंटरलॉकिंग के हिसाब से हर यार्ड की स्पीड अलग अलग होती है। जिस यार्ड की स्पीड 15 से कम है वहां भी व्यवस्था नहीं है पटाखा लगाने की। और इसी के साथ साथ जो है हमारा इस तरीके का है कि कोई टेम्परेरी बेसिस पे कॉशन लगाया जाता है, यानी जो कॉशन लगते हैं टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, तो वहां भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 7 पॉइंट। हाँ, टुवर्ड डिस्टेंट। और जो है आप देखोगे कि अब मुरादाबाद डिवीजन में भी डिस्टेंस दो लगाए जा रहे हैं। एक डिस्टेंस उसके पीछे एक और डिस्टेंस है। जो पहला डिस्टेंस है वो 2 पीले दिखाता है, वो इनर डिस्टेंस हुआ, और एक इनर डिस्टेंस है वो 1 पीला दिखाएगा, उसके बाद लाल सिग्नल आएगा। तो इसलिए ड्राइवर को पहले से ही 2 सिग्नल दिए गए हैं पता रखने के लिए कि आप कौन से सिग्नल को किस हालत में पास कर रहे हो, जिससे कि आपको रोक सिग्नल की पहले से आभास हो जाएगी कैसा मिलने वाला है। इसलिए वहां पे भी व्यवस्था नहीं है। यानी आसान शब्दों में कहें तो जहां डबल डिस्टेंस का पालन हो रहा है वहां। हाँ। तो यानी ओवरऑल अगर शॉर्ट में कहें तो एफएचडी अगर लोको पायलट को दी गई और वो सही काम कर रही तो पटाखे यूज नहीं करने। ऑटोमेटिक सेक्शन है तो यूज नहीं करने। ब्लॉक सेक्शन की स्पीड अगर 50 से कम है, ठीक है। यार्ड की स्पीड 15 से कम है तो भी यूज नहीं करना। अंतिम रोक सिग्नल पर प्रयोग नहीं करना आपको, गेट सिग्नल पर नहीं करना, डबल डिस्टेंस पर नहीं करना, और जो कॉशन है TSR टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जी बिल्कुल सही। उस केस में यानी कि 8 केस है इन, यहाँ इंपोर्टेंट है ये, यहाँ 8 जगह पटाखों का प्रयोग नहीं करना। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा अगला एक सवाल है कि जब धुंध और कोहरे में इतनी जटिलताएं हैं, इतनी सारी प्रिकॉशन हम कर रहे हैं, तो क्या रेल प्रशासन द्वारा स्पीड के नियमों में कोई चेंज फॉगी वेदर में या धुंध कोहरे के समय करा जाता है? हाँ, क्या सेम स्पीड रहेगी? रेल प्रशासन चाहता है कि सुरक्षित रेल संचालन हो। समयबद्धता भले ही थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन रेल का संचालन सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने धुंध कोहरे के मौसम में जहां एफएचडी दी गई है इंजनों पे, वहां अधिकतम स्पीड 75 की गई है, चाहे सेक्शन 110, 130, 140 कितने का भी हो। लेकिन आप कोहरे के मौसम में जब ड्राइवर को एहसास होता है कि सिग्नल में आपदा हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो वहां वो अधिकतम स्पीड अपनी 75 किलोमीटर रख सकता है। जब से नीचे जहां भी उसे सुटेबल है चलाना गाड़ी को सिग्नल देखते समय, तो वो कम पे भी चला सकता है, लेकिन 75 से ऊपर नहीं चलाएगा, चाहे ऑटोमेटिक सेक्शन हो चाहे एब्सोल्यूट सेक्शन हो, दोनों ही सेक्शनों में। लेकिन किसी कारणवश अगर एफएचडी खराब हो जाए या नहीं मिले किसी को, कोई भी कारण हो सकता है, मशीन खराब भी हो सकती है, तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे कि ऑटोमेटिक सेक्शन है, कितनी कम होगी अलग अलग। ऑटोमेटिक सेक्शन है जैसे, तो उसमें अधिकतम वो 60 के एमपीएच पे चला सकता है। ऑटोमेटिक में मैक्सिमम स्पीड 60 है। और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, जहां डबल डिस्टेंस है वहां 60 तक चला सकता है, लेकिन जहां सिंगल डिस्टेंस है वहां ये स्पीड 50 से कम हो जाएगी। यानी अगर डबल डिस्टेंस के 1 मिनट के क्लॉज को हम बंद कर दें तो ऑटोमेटिक में 60
मैक्सिमम स्पीड 60 और एब्सोल्यूट में 50 से कम। 50 से हम ये कम। बोल अच्छा, सकते कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि 50 से कम, वो याद करने के फेवर में वो ये सोचते हैं कि अधिकतम जब सारी स्पीडें 50 है, वो 60 है, 75 अधिकतम है सारी, तो ये 50 से कम क्यों है? तो थोड़ा सा इसको याद करने अलग के समझ। लिए जो है यही है कि हमें यहाँ 50 से कम है, यानी आप 49.99 तक चला सकते हैं, लेकिन 50 टच नहीं कर सकते। अच्छा, यानी 50 हाईएस्ट बॉर्डर मार्कर, वहां नहीं जा सकते। वहां नहीं जा सकते, उससे कम ही रखनी है, बस यही फर्क है। और मान लीजिए अधिकतम 75 है, तो आप 75 को टच कर सकते हैं, ये दोनों में फर्क है। ये ठीक ठीक, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्पीड ग्रीन सिग्नल पर। जी, सिग्नल एस्पेक्ट ग्रीन के अलावा भी है, तब क्या स्पीड जब होगी? हम ऑटोमेटिक सेक्शन में चलते हैं तो हमें कोई भी लाल सिग्नल है उससे पहले एक पीला मिलेगा, 2 पीले मिलेंगे और ग्रीन ग्रीन मिलेगा। मिलेगा, तो सीक्वेंस। ग्रीन पे तो 75 है अधिकतम, जी। और जब हमें 2 पीले मिलते हैं तो अधिकतम स्पीड हम उससे पास करते समय 30 kmph तक कर लेते हैं। सिग्नल पास करते हुए, हाँ, अगर हमें डबल मिल रहा है उसे पास कर रहे हैं तो 30। 30 kmph की स्पीड रहेगी। और एक पीला मिल रहा है तो सिग्नल का एस्पेक्ट जब एक पीला होता है तो उसे अति सावधानी पूर्वक हमें उसे पास करना होता है और उसके आगे बढ़ना होता है। किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहना होता है, जब हम एक पास करते कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉशियसली मोड में लोको पायलट को वर्किंग करें। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात। अब अगले बात करते हैं हम। जी, ऑटोमेटिक सेक्शन में एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी होती है, यानी कि गाड़ी कंटिन्यू एक दूसरे के पीछे होती है, तो वहां ऑटोमेटिक में वर्किंग करते हुए एज ए लोको पायलट ट्रेन मैनेजर विशेष सतर्कता रखी जाती है। लेकिन हम बात करें कि फॉगी वेदर है, तो क्या और ज्यादा सतर्कता होंगी, और वो सतर्कता अगर है तो क्या है सतर्कता? फॉगी वेदर में, क्योंकि सबको पता है कि जब धुंध कोहरा होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और जब हम एक के पीछे एक गाड़ी चल रही होती है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि टेल लैम्प बिल्कुल पास में जाके दिखता है। तो उसी वजह से जो स्पीड अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो स्पीड कम की गई है। और सतर्कता के बारे में यह है कि जब आप एक पीला पास करते हैं तो आगे जाके लाल सिग्नल है या कोई अवरोध है, तो उस लाल सिग्नल को यदि पास करना पड़ता है 1 मिनट 2 मिनट खड़े होकर, तो हम उसको और सतर्कता से पास करते हैं। अब हम ये बिल्कुल मान लेते हैं कि हमारे बिल्कुल अगले कदम पे ही कोई ना कोई अवरोध है या कोई गाड़ी खड़ी है, तो हम अति सतर्कता से चलते हैं। और 2 खंबे पहले का रूल है कि आप कोई भी गाड़ी खड़ी है तो उससे 2 खंबे पहले आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर लेंगे। लेकिन धुंध कोहरे में कभी कभी ऐसा होता है 2 खंबे से भी नहीं पता चल पाता कि आगे गाड़ी है या नहीं है, टेल लैम्प नहीं दिखाई देता है, गाड़ी नहीं दिखाई देती उस केस में। तो उस केस में यह है कि जहां से आपको टेल लैम्प दिख जाए, 2 खंबे से आप चल रहे हैं आगे, तो जहां टेल लैम्प दिख जाए वहीं गाड़ी को रोक लें। डीएमयू के केस में एक OH खंबा होता है, वहां पे गाड़ी को खड़ा करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक OH खंबे से भी टेल लैम्प नहीं दिख रहा, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां से ही टेल लैम्प दिखना शुरू हो जाएगा वहीं गाड़ी, जहां टेल लैम्प दिख जाएगा ओवरऑल आप वहां रोक लेंगे। बिल्कुल। डेंस फॉग की स्थिति में EMU DMU के केस में एक OH पहला, और बाकी गाड़ियों के केस में 2 OH पहला। और गार्ड को ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि अगर उसकी गाड़ी कहीं पे खड़ी है ऑटोमेटिक सेक्शन में, किसी भी सिग्नल पे खड़ी है, किसी भी कारण से खड़ी है, तो वो सबसे पहले तो अपना टेल लैम्प देखे, क्योंकि टेल लैम्प एक ऐसा साधन है जो पीछे वाली गाड़ी को बताता है कि ये यहाँ पे कोई टेल लैम्प इंडिकेशन दे रहा है पिछली गाड़ी को आगे कोई अवरोध है। अगर वो नहीं जल पा रही है तो फिर उसे जला दे। हाँ, उसका जलना सुनिश्चित करें। फिर जलना सुनिश्चित करने के बाद जहां पे वो खड़ा है, जिस किलोमीटर नंबर पे उसका ब्रेक खड़ा है और गाड़ी खड़ी है जिस सिग्नल पे, उसके बारे में वॉकी टॉकी पे समय समय पे बोलता रहे, जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ी उस वॉकी टॉकी पे सुन ले तो वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले कि आगे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी है। धुंध कोहरे की स्थिति में अगर कोई गाड़ी आवे तो वो वॉकी टॉकी के माध्यम से वो रिपीट करता रहेगा कि इतने किलोमीटर पर ब्रेक खड़ा, तो जो पीछे गाड़ी होगी वो जो लोको पायलट होंगे वो सतर्क होंगे, बिल्कुल, और अवरोध से पहले रोकने का और प्रयास करेंगे। जो है बार बार सतर्कता से एक और सतर्कता बढ़ा लेनी चाहिए कि हमेशा तैयार रहना चाहिए पीछे डेंजर सिग्नल लेके, कि यदि पीछे से हमें कोई खतरा आता दिख रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो डैश कर सकता है, तो उसे खतरा सिग्नल दिखाते रहना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि अपना HS लैम्प डेंजर कंडीशन में मतलब लेकर तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में ये मानना चाहिए कि पीछे से गाड़ी आ सकती है ऑटोमेटिक, उसे रोकने के लिए डेंजर सिग्नल हमेशा तैयार लेकर खड़ा रहना कि अगर आ रही है तो उसे रोकने का प्रयास करेगा। पहले तो वॉकी टॉकी से अलर्ट करेगा, और कई बार वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो मतलब ये मानेगा कि गाड़ी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई कि गाड़ी अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में खड़ी थी बीच में, अगर स्टेशन पर खड़ी तब ट्रेन मैनेजर को क्या सतर्कता रखनी चाहिए?
हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेशन पे खड़े हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि पड़ोस वाली लाइन भी नहीं दिख रही होती है और इधर भी नहीं दिख रहा होता, पीछे भी नहीं दिख रहा होता कुछ। तो हमें पहले सबसे पहले गाड़ी खड़े होने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया है या नहीं। अगर हमारा फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं पता चल रहा है हमें कि क्लियर हुआ है या नहीं, तो गाड़ी जैसे ही रुके वैसे ही नीचे उतर के पीछे जाके देखना चाहिए कि हमारा फॉलिंग मार्क कहाँ है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी एज ए फिजिकल खुद उतर कर कंफर्म करना चाहिए कि फाउलिंग मार्क बिल्कुल। क्लियर हो। अगर ऊपर गाड़ी के ऊपर से फॉलिंग मार्क नहीं दिख रहा है हाँ। तो आपको उतर के सुनिश्चित करना प्राथमिकता और अनिवार्य बिल्कुल बिल्कुल प्राथमिकता होना है। चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पड़ोस से आपकी गाड़ी को वे देने के लिए खड़ा किया गया, पड़ोस से कोई गाड़ी निकलनी है तो पीछे का पॉइंट उसका बन गया किसी स्टेशन मास्टर का बिना फॉलिंग मार्क क्लियर हुए, और थोड़ा सा आपका हिस्सा गाड़ी का पीछे रह गया, डैश जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए फॉलिंग मार्क को क्लियर कर ट्रेन मैनेजर कैडर को ये विशेष ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना। और टेल लैंप का भी कंफर्म करना होगा। टेल लैंप का कंफर्म करना है कि आपका चल रहा है। नहीं, मालगाड़ी के केस में तो ये रहता है कि चलो दिखता है टेल लैंप जलता हुआ, लेकिन मेल ट्रेन में पीछे जाके ही आपको पता चलेगा टेल लैंप दिख रहा है, वो दोनों टेल लैंप जलते रहे। हाँ। तो ये थी ट्रेन मैनेजर कैडर के लिए सतर्कता है। बाकी एक और सवाल है मेरा, जैसा ऑटोमेटिक की जटिलताएं हमने अभी चर्चा करी, तो एक के पीछे एक गाड़ियां, तो जब कोहरा होगा तो क्या कोई और व्यवस्था रेल द्वारा करी गई है कि इस तरीके की संभावनाएं या जो भी सतर्कता हो वो अतिरिक्त बढ़ाने के लिए क्या नियम कुछ है? जब ऑटोमेटिक सेक्शन में सबको पता है कि जैसे जो रेल से जुड़े हुए हैं कि एक के पीछे एक गाड़ी चलती है, एक गाड़ी आगे गई उसके पीछे दूसरी गई फिर तीसरी गई, इस तरीके से गाड़ियां चलती रहती हैं और सिग्नल अपनी व्यवस्था चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब फॉग पड़ता है, कोहरा होता है, तो ये व्यवस्था चरमरा जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सी जाती है। इसलिए प्रशासन चाहता है कि थोड़ा देरी से चले लेकिन सुरक्षित चले, जिसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था में भी ऐसी एक व्यवस्था की गई है कि उसको ऑटोमेटिक व्यवस्था को खत्म करके और एब्सोल्यूट की तरह, जैसे एब्सोल्यूट सिस्टम में एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही गाड़ी चलती है, इसी तरीके से चले। लेकिन एब्सोल्यूट में भी आजकल देखा जाता है कि ज्यादा फ्लो होने की वजह से बीच बीच में आईबीएस का कॉन्सेप्ट देखा कि एक ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियां चलें। वही कॉन्सेप्ट उठा के ऑटोमेटिक में इस तरीके की इंटरलॉकिंग कर दी जाती है कि अगर कोहरा पड़े, फॉग पड़े और डेंजर स्थिति इस तरीके की हो जाए, ऑटोमेटिक व्यवस्था चरमरा जाए, ना चल पाए उसमें गाड़ी, तो उसमें भी आईवी वाली कंडीशन लगा के एक ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियां चलाई जाए। एक ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियां मैक्सिमम। तो उसके लिए उन्होंने बीच में एक सिग्नल लगाया जिसको हम मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल बोलते हैं, मास कहते हैं। जिसमें जिसकी पहचान के लिए उन्होंने उस पर 3 नीली पट्टी लगाई गई रेल के द्वारा और 2 सफेद पट्टी लगाई गई और उसके नीचे ए मार्कर जलता हुआ लगाया गया। अब यानी हम बात कर रहे हैं मास सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो उसकी 2 पहचान आपने हमें बताई कि 3 नीली पट्टी और 2 सफेद पट्टी होंगी और ए मार्कर जो होगा वो जलने बुझने वाला होगा। और जब हम नॉर्मल, हमारा फॉग नहीं होता, नॉर्मल ऑटोमेटिक सेक्शन चल रहा होता है, तो वो ए जला रहता है और वो ऑटोमेटिक की तरह काम करता है, जैसे ऑटोमेटिक से ये काम करता है। लेकिन जब हम फॉगी लागू कर देते हैं, मास लागू कर देते हैं, तो वो ए को बुझा दिया जाता है। अच्छा, ए को बुझा दिया, वो मास के तरीके से ऑटोमेटिक सब मास में कन्वर्ट हो जैसे एब्सोल्यूट में हम आईवी होता है जी, उस पर हम 2 गाड़ियां चलाते हैं कि आईवी पे जाके खड़ा हुआ और फिर उसको नियमों का पालन किया, इसी तरीके से यहाँ पे आईवी के जैसा सिग्नल लगा दिया जाता है। अच्छा, ये जो मास लागू होगा वो कैसे होगा? मास लागू करने के लिए जब दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर ये फील करते हैं कि कोहरा पड़ गया है और ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी संचालन संभव नहीं हो पा रहा है, तो वो कंट्रोल को सूचित करके मास को लागू करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसका जो निर्देश है, जो आदेश है, वो सीनेडियम द्वारा दिया जाता है। यानी सीनेडियम की अनुमति के द्वारा मास लागू किया जा सकता है जी। उसमें कुछ इस तरीके की इंटरलॉकिंग की गई है दोनों स्टेशनों पे कि फॉग बटन में एक बनाया गया है, जैसे वो फॉग बटन दबाते हैं। अच्छा, दोनों स्टेशनों पे होगा फॉग बटन? एक होगा? दोनों स्टेशन दोनों होगा। हाँ, तो वो फॉग बटन दबाते हैं और वो ऑटोमेटिक व्यवस्था खत्म हो जाती है और इंटरलॉकिंग मास वाली लागू हो जाती है। वो किस तरीके से होती है, जैसे जैसे उन्होंने ये काम किया। अच्छा, फॉग बटन प्रेस करने के बाद इंटरलॉकिंग में चेंज हुआ। हम यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे या आपके माध्यम से कि जब
इंटरलॉकिंग चेंज हुई, वो क्या क्या चेंज होंगे इंटरलॉकिंग? हाँ, इंटरलॉकिंग में जो चेंजेस होता है, पहला पहला तो ये चेंजेस होता है कि जो ए है, जी जो जलने बुझने वाला ए है, वो सभी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलों पे लगा रहता है, मास पे भी लगा रहता है। जी तो उसमें जो गाड़ी छोड़ने वाला स्टेशन है, जी उसका जो एडवांस है या अंतिम रूप सिग्नल कह लें हम, तो उसकी ए को बुझा दिया जाता है, यानी वो मैनुअली रूप से कार्य करेगा, यानी ए स्टेशन का जो लास्ट डिपार्चर सिग्नल होगा वो और मैनुअल काम करेगा। मैनुअल काम ठीक, करेगा। और जो मिड सेक्शन का जो मास की हम बात कर रहे हैं, उसका ही बुझा देंगे। उसका भी ये बुझिया। और जो रिसीविंग स्टेशन होगा, जी उसके प्रथम रूप सिग्नल जो होगा, जो होम है, जी, उसका भी ये बुझा देंगे, वो भी मैनुअल की तरह काम यानी कि तीनों सिग्नल पर ए स्टेशन का डिपार्चर, लास्ट डिपार्चर, अंतिम अंतिम रूप सिग्नल, और मॉडिफाइड मास्क वाला, और रिसीविंग स्टेशन का प्रथम रूप सिग्नल, ये तीनों ए बुझा दिए जाएंगे और अपना मास्क की जो प्रक्रिया है वो लागू हो गई। अब उसमें क्या होगा कि इंटरलॉकिंग इस तरीके की हो जाएगी कि एडवांस तब तक डाउन नहीं होगा, पहले स्टेशन का एडवांस तब तक डाउन नहीं होगा जब तक मिड सेक्शन का जो मॉडिफाइड सिग्नल है उससे पर्याप्त दूरी तक गाड़ी ना चली गई हो। उससे आगे पर्याप्त दूरी, हाँ, अगर उससे आगे पर्याप्त दूरी तक गाड़ी चली गई तो एडवांस डाउन हो जाएगा। ठीक, फिर जब वो एडवांस से गाड़ी कोई चलेगी और मॉडिफाइड पे आएगी, तो मॉडिफाइड तब तक डाउन नहीं होगा जब तक रिसीविंग स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल सब आगे दूरी तक आगे गाड़ी, यानी वो एक प्रॉपर गैप मेंटेन रहेगा, बिल्कुल पर्याप्त दूरी जो समस्या की दूरी उसके हिसाब से। हाँ, ये सारी चीजें यानी कह सकते हैं कि सुरक्षित संचालन की दिशा में रेल का एक व्यवस्था है। अच्छा, अब बात करते हैं मॉडिफाइड काम कैसे करता है जी, है ना, क्योंकि अब मान लीजिए किसी वजह से मॉडिफाइड खराब हो गया। हाँ, मॉडिफाइड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल चीजें, मशीन खराब हो सकती है, मशीन और वो लाल ही दिखाता रहे। हाँ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि बीच सेक्शन में गाड़ी खड़ी रहेगी, तब मिड सेक्शन में लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर क्या ड्यूटी परफॉर्म करेंगे? हाँ, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि जब कोई गाड़ी मॉडिफाइड सिग्नल पे आके खड़ी होती है और वो लाल की हालत में होता है जी, तो सबसे पहले तो लोको पायलट ट्रेन से उतरेगा और उस सिग्नल पे एक एसपीटी फोन होता है, एसपीटी फोन से जी वो अगले स्टेशन से बात करेगा। अब इसमें एक डिफरेंस है कि आईवी पे जब हम उतरते हैं और एसपीटी फोन से बात करते हैं तो पिछले स्टेशन से बात होती है। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहूं कि ए स्टेशन चल के गाड़ी बी पे जा रही थी और अगर आईबीएस था तो ए से बात होगी, बिल्कुल, और मॉडिफाइड वाले केस में बी से बात होगी। अच्छा, बिल्कुल सही समझे आप। ठीक ठीक ठीक। बस आपके साथ मजा इसी वजह से आता है कि आप बिल्कुल चीजों को क्लियरली दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो हम समझ रहे थे कि मॉडिफाइड पे जब हम खड़े हुए जी, वो लाल था तो लोको पायलट उतरा, एसपीटी से अगले स्टेशन से बात की जिस दिशा में वो जा रहा था, और अगर स्टेशन से बात हो जाती है तो स्टेशन मास्टर के दिशा निर्देशों का पालन करेगा जी। यदि किसी कारण से स्टेशन से बात नहीं हो रही है, कोई भी कारण हो सकता है बात ना होने का, तो वो 5 मिनट तक आस्पेक्ट बदलने का इंतजार करेगा मॉडिफाइड सिग्नल का। अगर आस्पेक्ट अपना नहीं बदल पाता है वो सिग्नल, एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ऑटोमेटिक नॉर्मल वर्किंग कर रही तो रूल 1 मिनट और 2 मिनट है, हाँ, लेकिन मॉडिफाइड लागू हो गया तो वो 5 मिनट, तो वो 5 मिनट सतर्कता को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि कौशल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नॉर्मल वर्किंग होती है तो वो ए जला रहता है, हाँ, वो प्रतीक है कि ये सिग्नल ऑटोमेटिक की तरह, हाँ, 1 मिनट या 2 मिनट वाला, तो नियम जो है ऑटोमेटिक वाले लगते हैं जी जी, लेकिन ए नहीं जल रहा, हाँ, तो नियम मॉडिफाइड वाले लग रहे हैं, हाँ, वो सिग्नल ऑटोमेटिक अब नहीं है, बिल्कुल वो सिग्नल ऑटोमेटिक नहीं है, वो मास का रूप ले चुका, तो यानी एसपीटी से बात नहीं हो पा रही तो हम 5 मिनट बाद उस सिग्नल को सावधानी पूर्वक, अति सावधानी पूर्वक का मतलब यहाँ क्या होगा? पूर्वक का मतलब ये है कि हर 2 कदम पे गाड़ी खड़ी हुई है ऐसा हम सोच के चलते हैं, यानी कि ये मानेंगे कि अवरोध सामने ही है, और उससे रुकने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे व्यवहारिक हम मान सकते हैं कि स्टेशन मास्टर से बात नहीं हुई लेकिन उस सेक्शन में गाड़ी है, ये मान कर चलेंगे आप। और ये भी हो सकता है क्योंकि हम प्री एजम्पशन नहीं करते हैं कि ऐसा हो गया, इस सिग्नलों का तो एजम्पशन, हाँ, करना भी नहीं चाहिए, और गाड़ी खड़ी जरूरी नहीं है कि किसी सिग्नल पे हो सकता है उस गाड़ी की एसीपी हो गई, हाँ, गाड़ी किसी अन्य कारणों से भी खड़ी हो सकती है, कारण से भी खड़ी हो सकती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहीं खड़ी है, बिल्कुल जस्ट आगे कोहरे में, बिल्कुल जस्ट आगे खड़ी है कि हमें उसका टेल लैम्प नहीं दिख पा रहा, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा बढ़ चलेंगे तो टेल लैम्प दिखेगा, या टेल लैम्प नहीं दिखेगा तो हमारा जो है कोई ना कोई गाड़ी अवरोध है, तो हम उसे सावधानी पूर्वक पार करते हैं और अगले सिग्नल की जड़ तक, चाहे अगला सिग्नल ग्रीन ही क्यों नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि अगले सिग्नल की जड़ तक जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
लाइट की जो दूर से दिख जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। हाँ, मतलब अवरोध जो वो नहीं दिखाई, अवरोध नहीं दिखता। ऐसा हो सकता है कि तो हो अवरोध सकता है दिखाई दूर से हमें ग्रीन दिख रहा हो, लेकिन बीच का अवरोध नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। तो और यानी सिग्नल की जड़ तक चलेंगे हम। जो सिग्नल आसपास दे रहा है वो आगे वाली गाड़ी के लिए दे रहा है, तो इसीलिए उस सिग्नल तक हमें सावधानी पूर्वक बढ़ना होता है। ठीक। यदि हम उस सिग्नल की जड़ में पहुंच गए हैं तब भी वो हमारे आसपास ग्रीन दे रहा है या 2 पीले दे रहा है, तब हम उस एस्पेक्ट का पालन करेंगे। सिग्नल की जड़ के बाद उस सिग्नल के एस्पेक्ट का पालन मान करेंगे और जो भी है जो भी होगा उसके अनुसार आगे चलेंगे। तो ये आज हमने एक प्रयास करा सेफ्टी सर्कुलर, जो मुरादाबाद डिवीजन का सेफ्टी सर्कुलर नंबर 15 स्टेट ऑर्डर नंबर 22 था, अपने दर्शकों को फॉग के दौरान सुरक्षित रेल संचालन के बारे में समझाने का एक प्रयास करा। और हम धन्यवाद करेंगे अपने साथी, वरिष्ठ साथी श्री गिरीश कुमार निम जी, ट्रेन मैनेजर काउंसलर का। और आप सभी अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें और धुंध कोहरे के समय रेल के सुरक्षित संचालन का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।